नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल की। एक बार फिर इस समय जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चल रहा था राष्ट्रपति के दार्जिलिंग दौरे को लेकर, उसके अलावा अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि ये कानूनी कार्रवाई बड़ी आवश्यक इसलिए थी क्योंकि आखिर सरकार, राज्य की सरकार क्या चाहती है, राज्य की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है कि नहीं बनती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सेक्रेटरी रहता है, मुख्य सचिव राज्य का होता है, उसके पास 3 काम होते हैं। इसलिए ये किस तरह से रेलिवेंसी है, हम 3 विवादों पर बात करेंगे। एक विवाद तो ये है कि प्रोटोकॉल क्या है, दूसरा विवाद ये है कि राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और तीसरी बात ये है कि आखिर केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी या केंद्र का मामला क्या है, यानी कि राजनीतिक द्वंद्व क्या है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्या है, और जो अभिभाषण शुरू हुए, जो उनके बीच में संवाद शुरू हुआ, जिसको हम गैर जरूरी संवाद समझते हैं, जो राज्य सरकार ने शुरू किया है, इन संवादों का पीछे का पूरा जिस्ट, ये झूठ कौन बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। फिर ये जो कार्यक्रम था, क्या ये पॉलिटिकल था, संथाल समाज का कार्यक्रम था, ये पॉलिटिकल था, या फिर इसकी अपनी एक धुरी है, इसका अपनी एक चाल है, इसका अपना एक प्रकार है। और इसके अतिरिक्त सरकारी महकमे में, यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में क्या चहल पहल हो रही है और बड़ी तेजी से गतिविधि बदल रही है। राज्य सरकार अब बुरी फंसती दिखाई दे रही है, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पर नोटिस इशू हुआ है। बाकायदा शो कॉज नोटिस केंद्र की तरफ से जारी हुआ है। उसके जवाब, कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, उनके जवाब उनको देने हैं, और उन जवाबों के बाद केंद्र तय करेगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तभी लिया जा सकता है, एकदम तत्काल नहीं लिया जा सकता। कोई भी एक्शन तभी लिया जा सकता है जब उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, नहीं तो मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, बार बार हाई कोर्ट जाएगा। तो उससे पहले कोई भी एक्शन किसी के खिलाफ लिया जाए तो उसकी तैयारी और उसका कागज पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम करने का तरीका जो है वो कागज पर है। याद रखिएगा कि जब हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी अपनी सरकार को, ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारी चुनी हुई है, हमारे अच्छे संबंध हैं, उनको जाकर हम अपनी बात बताते हैं, लेकिन वो बात बताने के बावजूद वहां एक्शन नहीं होता, तब हमें लगता है कि सरकार बेकार है। हकीकत यह है कि डॉक्यूमेंटेशन वैसा होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही कार्रवाई हो सकती है। कागज, सरकार का मतलब कागज पर काम करना, कागज जो बोलता है वही काम होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों के बीच में विवाद क्या हुआ। दरअसल राष्ट्रपति का कार्यक्रम जब भी तय होता है तो ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन में तय हुआ हो। राष्ट्रपति का कार्यक्रम साल भर में मिलता है, और इसीलिए जहां तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिलने की वजह से पिछले साल 2025 में ये जो लेखक संघ, संथाली लेखक संघ का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम मुझे लगता है पिछले साल समय न मिलने की वजह से ये रुक गया था। नवंबर दिसंबर में होना चाहिए था, नवंबर दिसंबर की बजाय ये मार्च में हो पाया, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिलने के लिए साल भर और 6 महीने, कम से कम 6 महीने और नहीं तो साल भर का समय चाहिए होता है, तब राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिलता है। ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था, ऐसा नहीं है कि आदिवासियों ने, ये जो वनवासी हैं संथाल समाज के, इन्होंने पहला कार्यक्रम किया हो। ये 9th एडिशन है, 9वां कार्यक्रम है, और अलग अलग जगह पर, कभी दार्जिलिंग, मतलब इस बार दार्जिलिंग में हुआ, तो कभी उड़ीसा में हुआ, तो कभी बंगाल, कभी और छत्तीसगढ़ में हुआ, कभी दिल्ली में भी हुए कन्वेंशन सेंटर में। तो ये उनके 9 कार्यक्रम, ये 9वां कार्यक्रम था। इसलिए ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि नहीं नहीं, आप वनवासियों का कार्यक्रम यहाँ करने के लिए क्यों चली आई, चुनाव का टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में राष्ट्रपति के रहते हुए, राष्ट्रपति का पूरा देश होता है, चुनाव से लेना देना राष्ट्रपति का नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तो एटलीस्ट नहीं कहना चाहिए। बीजेपी अपना खुला कार्यक्रम कह रही है, आप उसको सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यक्रम, वो भी वनवासी राष्ट्रपति और वनवासी लोगों के कार्यक्रम का, या अनुसूचित जनजाति लोगों के कार्यक्रम में राष्ट्रपति का जाना, ये उनके लिए सौभाग्य का समय रहा होगा, इसलिए ये कार्यक्रम वहां पर तय हुआ, दार्जिलिंग में तय हुआ। दार्जिलिंग बंगाल का हिस्सा जरूर है, लेकिन दार्जिलिंग की एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक उसका अकाउंटेबिलिटी है, उसका एक सिस्टम अलग है, वहां एक लोकल गवर्नमेंट टाइप की बैठती है। अब ये बात आती है कि राष्ट्रपति जब वहां पर गए, जो भी परिस्थिति हो, तो प्रोटोकॉल, क्या कोई प्रोटोकॉल होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोटोकॉल हैंडबुक होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में प्रोटोकॉल हैंडबुक होती है। उस प्रोटोकॉल हैंडबुक में एक एक क्लॉज लिखा होता है कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, गवर्नर और सेना प्रमुख और कौन वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, इनका प्रोटोकॉल क्या होगा, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बनती है। और गृह मंत्रालय के पास अपना कुछ होता नहीं है, तो गृह मंत्रालय राज्य सरकार को कोऑर्डिनेट करता है, राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करता है, राज्य की जिम्मेदारी बना देता है, और जब राज्य ओके करता है तभी राष्ट्रपति का कार्यक्रम लगाया जा सकता है, अदरवाइज राष्ट्रपति का कार्यक्रम नहीं लगाया जा सकता है। याद रखिएगा कि राज्य जब तक ओके नहीं करता तब तक राष्ट्रपति का कार्यक्रम राज्य में नहीं लगाया जा सकता। होम मिनिस्ट्री और राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करती है, तब तय होता है। इसीलिए राष्ट्रपति का कार्यक्रम देने के लिए समय लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सोल सॉवरेन होता है। सोल सॉवरेन से मतलब है कि रामजबाया कपूर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भले ही राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह आप कह रहे हो, लेकिन हकीकत है कि वो सोल सॉवरेन होता है। वो ही संसार में देश का चेहरा होता है, सभी सेनाओं का अध्यक्ष होता है, और यहां तक कि संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा, राज्यसभा, जहां पूरी लोकसभा पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता है, राज्यसभा में सभी राज्यों की विधानसभाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, और तीसरा हिस्सा राष्ट्रपति अकेला होता है। इसका मतलब यह हो गया कि संसद और संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति, तीन लोगों से मिलकर संसद बनती है, ये कानून कहता है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार किसकी होगी। लिखित रूप में कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 52, 53 की तरफ, तो आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति की सरकार होती है, मुख्य एग्जीक्यूटिव देश का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का वारंट इशू होता है। वारंट से मतलब है राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति का बाकायदा एक गजट होता है वारंट, और उस वारंट से ही सबके अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, सेना प्रमुख का अपॉइंटमेंट होता है, या फिर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। वो अलग बात है कि उसके पास एक सलाहकार परिषद होती है, और वो सलाहकार परिषद से बंधा होता है। ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, उसमें प्रधानमंत्री भी ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति की अलग वैल्यू है, राष्ट्रपति का अपना अलग औहदा है। आपको याद होगा कि जब पोखरण में बम विस्फोट हुआ था, तो अब्दुल कलाम साहब साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे, अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, अटल जी के पीछे पीछे अब्दुल कलाम साहब चलते थे। फिर अटल जी ने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति हो गए, और राष्ट्रपति होने के बाद अटल जी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे, जबकि अटल जी ने ही उनको बनाया था। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट चाहे किसी प्रकार से हुआ, लेकिन राष्ट्रपति बैठने के बाद वो संवैधानिक हेड भारत का होता है, और जितनी ऑर्गन भारत में होती हैं उसका हेड बन जाता है। इसलिए राष्ट्रपति जब भी कोई प्रयोग करेगा, जब भी कहीं जाएगा, तो ये पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है, और होम मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का सबको पालन करना होता है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में मतलब अगर राज्य में गवर्नर है, चूंकि बंगाल में भी गवर्नर नए नए अपॉइंट हुए हैं, वो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी, तो जो गवर्नर है राज्य का, वो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के सीनियर मिनिस्टर्स, राज्य का जीडीपी, वो डीजीपी और राष्ट्र का मुख्य सचिव, ये सब प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि ये सब उसके मातहत अधिकारी है। जब प्रधानमंत्री भी उसके मातहत अधिकारी आता है, तो ये सभी उनके मातहत अधिकारी आते हैं। और मातहत अधिकारी का मतलब है जब राष्ट्रपति जाएगा तो ये मातहत अधिकारी सारे प्रेजेंट रहेंगे। ये बात ध्यान रखने की। अब जब द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर गईं, यानी कि मैं कहूं कि राष्ट्रपति महोदया जब वहां पर गईं, तो वहां राष्ट्रपति महोदया के जाने पर कोई प्रेजेंट ही नहीं था, ना मुख्य सचिव, ना डीजीपी, ना ही मुख्यमंत्री, और गवर्नर तो थे ही नहीं। इससे ज्यादा अपमान एक राज्य में राष्ट्रपति का कुछ नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर पॉलिटिकल लग रहा था गेम, तो भी प्रेजेंट होकर उनको रिसीव करके अपने अपने काम में जाया जा सकता था। लेकिन रिसीव करना, राष्ट्रपति अगर साल भर वहां पर रहेगा, आप कह रही हैं कि बार बार आप आओगे तो हम स्वागत नहीं कर पाएंगे, आप साल में एक बार आओ तो हम स्वागत करेंगे, तो अगर वो बार बार नहीं, छोड़ो, वो अगर वहां अपना केंद्र बना ले तो क्या नहीं करेंगे? ये याद रखिएगा, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही है, चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे सेना हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे सरकार हो, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही सबका प्रमुख होता है। इसलिए अगर राष्ट्रपति कोलकाता में या फिर बंगाल में परमानेंट रहेगा, तो आपको परमानेंट उपस्थित होना पड़ेगा, आपको परमानेंट उसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। वो जब भी जाएगा, वो अपने ही देश में साल में एक बार जाए, ऐसी कोई कंडीशन कोई नहीं लगा सकता संसार का कोई भी व्यक्ति। वो सॉवरेन है भाई, वो संप्रभु है। जो संप्रभु है उस पर कैसे कहा जा सकता है कि आप साल में एक बार आए, कि दो बार आए, कि तीन बार आए?
मैं समझता हूं कि ये तो उल्लंघन देश के संविधान का है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि आप एक पॉलिटिकल बयान दे गई। पॉलिटिकल बयान क्यों? आप देखिए कि राष्ट्र जब 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 मुख्यमंत्री प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रमुख सचिव प्रेजेंट नहीं हुआ, महानिदेशक प्रेजेंट नहीं हुआ, गवर्नर वहां पर है नहीं, मुख्यमंत्री कभी अगर व्यस्त होता है तो सीनियर मिनिस्टर उसके आते हैं, कोई भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अगर अपनी वेदना भी नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने अपनी वेदना कही और उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो मैं छोटी बहन की तरह मैं उनको मानती हूं। उन्होंने ममता दीदी शब्द इस्तेमाल किया, कहा मैं छोटी बहन की तरह उनको मानती हूं और छोटी बहन की तरह उनको मानती हूं ये, लेकिन फिर भी वो मेरे से नाराज हैं। लगता है उनको वनवासी लोगों की चिंता नहीं है। वनवासी वो अपने लिए कह रही थी, वो वनवासी क्षेत्र से आती हैं, वो अपने लिए, राष्ट्रपति को वेदना हुई, राष्ट्रपति की मतलब गरिमा पर सवाल खड़ा हुआ, केवल वो व्यक्ति के नाते नहीं, राष्ट्रपति के दायित्व के नाते। आप देखिए कि इनसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, राष्ट्रपति आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो कोविंद साहब भी उनके सामने खड़े होते हैं, क्योंकि इस समय वो पद की गरिमा होती है, व्यक्ति की नहीं। इनसे पहले के जितने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रहे होंगे, उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन जो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होगा वो किसी का नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के आगे वो भी सारे खड़े होंगे, चाहे भले ही उनसे पूर्व में वो राष्ट्रपति रहे हों। आप सोचिए कि क्योंकि पद वो सीट की गरिमा है, वो सीट का सम्मान है, वो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। अब ममता जी अगर इस बात को कहती हैं कि आप क्यों इस समय चुनाव के टाइम पर आई, तो क्या चुनाव तो हमारे देश में परमानेंट चलता है, तो क्या राष्ट्रपति अपने देश में घूमेंगे नहीं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि एक फोटो शेयर किया और फोटो शेयर करके कहा कि देखिए अडवाणी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति खड़ी होकर फोटो खिंचा रही हैं। वो पूरा वीडियो जो क्लिप है 1 मिनट का, वो पूरा क्लिप मुझे लगता है कि देखने वाला होता है, क्योंकि जब किसी को सम्मान दिया जाता है, उनको भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा था, सम्मान के समय पर आप राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति खड़ी होती है, जो सम्मान लेने वाला है वो खड़ा होता है, बाकी सब बैठे रहते हैं। ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, कोई उनके सामने उठेगा नहीं, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले जो उनका मुख्य सचिव रहता है वो ये पूछता है क्या मैं कार्यक्रम शुरू करूं। जब राष्ट्रपति ये कह देते कि हां शुरू करें, राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रम शुरू करें, उसके बाद वहां प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत किसी और को उठना नहीं है, किसी और को खड़े नहीं होना, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री और वो। राष्ट्रपति जिस समय खड़ी हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट जिसको वो सम्मान कर रही हैं, जिनको वो सम्मान दे रही हैं, उन दो के अलावा कोई भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता। केवल उनका जो वो रहता है एडीसी, वो खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है क्योंकि उसको सिक्योरिटी देखनी होती, बाकी कोई भी खड़ा नहीं रहता। अडवाणी जी खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। अडवाणी जी बैठे, जब कोई व्हील चेयर पर आता है, कोई बैठ कर आता है, किसी को चलने में समस्या होती तो उसको व्हील चेयर पे लाया जाता है और तब भी राष्ट्रपति खड़े होकर उसको सम्मान देती हैं, फिर फोटो साथ में खिंचाते हैं, लेकिन कोई नहीं उठता। ये वही सिचुएशन थी कि राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई हैं, जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि उनको सम्मान देना है, वो उठकर आई और उन्होंने अडवाणी जी को दिया। अडवाणी जी खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री को उठना नहीं है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब वो कहती हैं कि नहीं नहीं राष्ट्रपति खड़ी हैं और ये बैठे हैं। मुझे लगता है कि क्या वो संसदीय परंपराएं, क्या वो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल, वो तो बड़ी मिनिस्टर रही हैं देश में, वो शुरू से वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई थी, उन्होंने राजनीति से ज़्यादा तो मिनिस्ट्री देखी है मुझे लगता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर उनको ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री इसलिए बैठे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का वो भी पालन कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रही हैं। ये सारी बातें तो पॉलिटिकल हो गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे की कार्रवाई का क्या। मैं समझता हूं कि गृह सचिव ने, भारत के गृह सचिव ने, गोविंद मोहन ने एक नोटिस जारी किया है गृह सचिव के नाते, और वो नोटिस गया है मुख्य सचिव को, नंदिनी चक्रवर्ती, वहां बंगाल में मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव को नोटिस गया है और शो कॉज नोटिस गया है कि आप हमें जवाब दीजिए। ये कहा गया है उसमें, हालांकि ये अभी वो तो गोपनीय नोटिस होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको डिकोड कर लिया है, अखबारों ने भी डिकोड कर लिया है। तो ये कहा गया है कि ने 4 बातें पूछी हैं, गृह मंत्रालय ने, गृह सचिव ने 4 बातें पूछी हैं। राष्ट्रपति को रिसीव करने और विदा करने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक क्यों मौजूद नहीं थे? कारण बताइए। राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी क्यों नहीं था?
मतलब राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति जहां पर जा रही है उसके वॉशरूम में पानी नहीं, आपने ऐसी व्यवस्था करी। इसके अलावा प्रशासन ने जो रास्ता चुना, तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, प्रशासन ने जो रास्ता चुना था उस पर कचरा क्यों भरा हुआ था, वो इतना गंदे रास्ते से क्यों प्रशासन लेकर गया। ये कोई राष्ट्रपति चयन नहीं करते, वो प्रशासन तय करता है वहां का कि आखिर राष्ट्रपति कौन से रास्ते से जाएंगे। दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट, सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट जिसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। 4 बातें उन्होंने पूछी हैं कि भाई मुख्य सचिव क्यों नहीं था, ये बताइए, महानिदेशक पुलिस क्यों नहीं था, ये बताइए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं था, ये बताइए, केंद्रीय वो उनके जो प्रमुख लोग होते हैं वो क्यों नहीं थे, फिर उनके रास्ते में उनको कचड़े वाले रास्ते से क्यों ले जाया गया, उनके वॉशरूम की व्यवस्था देखी गई तो उसमें पानी क्यों नहीं था, मतलब वो वॉशरूम क्यों नहीं ऐसे पहले से तय किया गया। और इसके अतिरिक्त आपने सिलीगुड़ी के कमिश्नर, वहां के एडिशनल मैजिस्ट्रेट, वहां के पुलिस ऑफिसर, इनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्योंकि ये उस जिले की कार्रवाई थी। ये 4 सवाल पूछे हैं, इनके जवाब आने के बाद ये तय होगा। अब देखो, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो कुछ विशेष कर नहीं सकता, लेकिन मुख्य सचिव के खिलाफ तो हो सकता है। आपको याद होगा बंदोपाध्याय, आपको याद होगा राजीव सिंह, ये सब इनके खिलाफ केंद्र से कार्रवाइयां हुई थी। ममता बनर्जी रोड पर खड़ी हो गई थी कि मैं बचाने जा रही हूं, रोड पर बैठ गई थी, मैं धरना दे रही हूं, और वो धरना दे रही थी, इस विषय पर भी धरना दे रही थी कि भाई ये राष्ट्रपति को आपने क्यों भेज दिया, राष्ट्रपति को पॉलिटिकल बता दिया। एक चीज समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का ये जो प्रोटोकॉल है, और राष्ट्रपति जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र होती है, मतलब अपनी बात तो कहेंगी, उन्होंने अपनी बात कही। आपको याद होगा कि कलाम साहब जब गुजरात के दंगे हुए थे तो कलाम साहब गुजरात चले गए थे, वो राष्ट्रपति थे, और यहां से केंद्र सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी थी शायद, या उनसे बात किए बगैर वो सीधे वहां चले गए थे, और वहां जाने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। बाद में लोगों ने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान हमारा सम्मान है, इसलिए वो अगर गए हैं, वो वहां पर घूम कर आए हैं, और उनका जो बयान है उसको हम संजीदगी से लेते हैं, और जो भी सुधार होना है वो हम करेंगे। आप सोचिए, ये गरिमा थी राष्ट्रपति की कि अटल जी ने बनाया, जो अटल जी के पीछे घूमते थे, अटल जी ने उनको घोषित किया, अटल जी ने बिठाया, और फिर वो अटल जी से बात किए बगैर अगर गुजरात चले गए तो उस बात को भी अटल जी ने पॉजिटिव लिया और कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान है भाई, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। अब राज्य की मुख्य सचिव, ये तो आईएएस कैडर की होती है, केंद्र के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है, पीएमओ उसका हेड होता है, तो फिर मुख्य सचिव और जो महानिदेशक है वहां का डीजीपी, ये क्यों नहीं उपस्थित हुए, ये सवाल है। भाई आपको तो होना ही, आप सरकारी आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री के वो नहीं हैं, आप राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव हैं, आप राज्य के डीजीपी हैं। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल तरीके से आपका अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हिस्से हैं, आप तो पुलिस सर्विस के हिस्से हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस के हिस्से होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंटों का पालन करवाना, उनके डायरेक्शन का पालन करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को और प्रोटोकॉल का पालन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ये 3 काम साइमल्टेनियसली एक ही पद करता है। आप केवल मुख्यमंत्री के कहने पर अगर नहीं आए तो राष्ट्रपति आपका सुपर बॉस है, चीफ एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री के आह्वान पर नहीं गए तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। इसलिए गृह सचिव ने नोटिस जारी करके इनसे सवाल पूछे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बंदोपाध्याय, आपको याद होगा, बंदोपाध्याय मुख्य सचिव हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री एक बैठक लेने गए थे, तो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को रहना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रही, और इसके अलावा मुख्य सचिव भी नहीं रहे। जब मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए थे, तब गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को वापस बुला लिया था, और वापस बुलाने के बाद कहा कि आप वापस आइए, आप नहीं वहां काम करेंगे। ममता बनर्जी ने दुनिया भर के ड्रामे किए थे, बाद में मुख्य सचिव को इस्तीफा देना पड़ा था, और मुख्य सचिव इस्तीफा देकर फिर राज्य सरकार के साथ मिल गया। वो अलग बात है कि राज्य सरकार ने उसको अपने पर्सनल एडवाइजर बना लिया, वो अलग बात है। लेकिन सत्य यह है कि प्रोटोकॉल की वजह से मुख्य सचिव की नौकरी चली गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। नंदिनी चक्रवर्ती को भी ऐसा ही मुझे लगता है होना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री मना भी करे
तो भी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को माने। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रोटोकॉल को मानते हुए उसकी व्यवस्था करें। मैंने तो ये तक देखा है कि राष्ट्रपति जब विजिट करते हैं, योगी जी एक दिन पहले से पूरी व्यवस्था देख कर आते हैं, खुद देख कर आते हैं कि राष्ट्रपति आने वाले हैं या आने वाली हैं, तो हमारे यहां की व्यवस्था क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो एयरपोर्ट पर खड़े दिखाई देते हैं योगी जी जैसे व्यक्ति। आप सोचिए, देश का कोई भी मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो कि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के द्वारा चुना गया हो। राष्ट्रपति एक गैर राजनीतिक पोस्ट हो जाती है, वो संवैधानिक पोस्ट है। संवैधानिक पोस्ट होने के नाते आप उसमें उसके साथ राजनीति नहीं कर सकते। वो अगर ये तय करता है कि मुझे ये करना है और उसका कार्यक्रम तय हो जाता है, तो फिर जो भी पीछे की पॉलिटिक्स है आप वहां जाती, उनको रिसीव करती, रिसीव करने के बाद आप अगर उनको आपको लगता था तो आप उनको दो शब्द कह के और प्रणाम करके चली जाती और कहती आपकी व्यवस्था हमने कर दी है। फिर बाद में आप ये कहती कि राष्ट्रपति का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि प्रोटोकॉल है, हमारी मजबूरी है, हम वहां पर गए थे, हमने राष्ट्रपति का सम्मान किया था, ये बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही। ऐसा आप स्टेटमेंट दे सकते थे, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति का अपमान करके अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही थी और दुनिया भर के आप आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निर्लज्जता और हो नहीं सकती जितनी निर्लज्जता ममता बनर्जी ने दिखाई है। ये जब इस तरह का लौ जलती है तो ये अंतिम समय की लौ होती है, तो ऐसा लगता है कि उनको ये एहसास होने लगा है कि उनका सिंहासन जा रहा है और राष्ट्रपति यहाँ पर पॉलिटिक्स करने, उनको अब रात में सपने में भी पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है कि जो भी आ रहा है वो पॉलिटिक्स करने आ रहा है, जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकल हो रहा है, उनको हटाने के लिए हो रहा है। ये डर तभी होता है जब सीट खतरे में होती है। ममता बनर्जी मुझे लगता है संकट में है, इसलिए वो कभी महाभियोग की चर्चा करती हैं, तो कभी राष्ट्रपति की चर्चा करती हैं, तो कभी वो फाइलें छीन कर लाती हैं। वो इतना आतंक रख रही हैं, वो इतनी एग्रेसिव हो गई हैं, ये बताता है कि उनकी सीट खतरे में नहीं अब जाने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।